अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज़ में हाजिर खिदमत है। इरफान हाशमी आज भी मौजूद नहीं है। एक आध दिन में इंशाअल्लाह हमारे साथ बाकायदा रेगुलरली इस प्रोग्राम में आएंगे। प्रोग्राम जो कि ये तफसीली होता है और कोशिश होती है कि पूरे दिन का अहाता कर लिया जाए इश्यूज़ को और हर इशू डिटेल के साथ डिस्कस हो पाए, इसलिए थोड़ा सा वीलॉग लंबा होता है। सबसे पहला जो इशू आपके साथ डिस्कस करना है वो डस्का का इलेक्शन है। नौशीन इफ्तिखार, असद जावेद मली पीटीआई के, नौशीन इफ्तिखार। आज का दिन इलेक्शन बड़ा वाज़े तौर पर रहा, पुरअमन इलेक्शन रहा। कोई धांधली के हवाले से शिकायत आती रही और कमाल की बात है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया। फिरदौस आशा कवान और अमजद बरियार वो लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो बताया गया कि वहाँ पर डस्का में इलेक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन या तो ज़्यादा अपना तेज़ हो गया, इस्तेदाद उनकी बेहतर हो गई है, या उनके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। रेंजर्स ने और पुलिस ने बड़े आसानी से टर्नओवर कहा जा रहा है कि कम रहा। दोनों फ्रीकैन जो दोनों पार्टी हैं वो जीतने का कह रही हैं। जब ये वीलॉग अपलोड जो कि रिकॉर्ड अब हो रहा है, अपलोड जब होगा उस वक्त तक हो सकता है रिजल्ट आ गया हो और रिजल्ट बड़ा क्लोज मार्जिन से होगा। अगर तो फिर मैं दोहराता हूं इस बात को, अगर तो असद मली शहरी इलाकों में से वोटर निकालने, देही इलाकों में भी आज कोशिश बड़ी की उन्होंने वोटर निकालने की, पता नहीं वोटर को दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वोटर को दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। स्टेज के ऊपर जहांगीर तरीन का जो एलिमेंट है, जहांगीर तरीन का इस तरह अलहदा होना और ग्रुप बनाना, ये भी एक बड़ा नेगेटिव इस इलेक्शन पे पड़ सकता है। इसका असर नेगेटिव पड़ेगा इस इलेक्शन के ऊपर। मैं ये बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ से लोग जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है, उनका ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इमरान खान जो बयानियाँ लेकर चल रहे थे उसको नुकसान पहुँच रहा है और इसलिए लोग कहते हैं कि ये लग रहा है कि इमरान खान शायद अब आगे कामयाब ना हो सके, जहांगीर तरीन कोई गवर्नमेंट टॉपल ना कर दे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जहांगीर तरीन ने कोई टॉपल नहीं करनी गवर्नमेंट। वीलॉग के इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे हम, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरी जो बात है आपके सामने वो रखनी है, वो इशू बड़ा क्लियर है। अगर आप यानी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को रेगुलेट करने के हवाले से बात होती है, सोशल मीडिया पे चीज़ों को अगर लेकर चलना है और राइट आर्टिकल 19 का बहाना बनाकर जिसकी मर्जी चाहे बेइज्जती कर दे। आपने जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बारे में जो एक कैंपेन चली थी वो आपने देखी थी, वो क्या मामला थे। अभी अपना जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, मैंने लिखा था खत उनको औरत मार्च के हवाले से कि औरत मार्च रेगुलेट होना चाहिए। जिस तरह के नारे होते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, उसको रेगुलेट करने के हवाले से बाकायदा एक तफसीली खत लिखा था और एक्शन लेने का कहा था। मैं पिछले 3-4 साल से लग रहा हूँ। पीटीआई आखिर जाग गया। उसने 5 मार्च को यह खत भेजा था, 9 अप्रैल को जवाब उनका आया है और उन्होंने बताया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जो रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट सेफगार्ड रूल्स 2020 पे काम कर रही है। और हमें उन्होंने कहा कि इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में ना, कि मैंने बड़ा तफसीली खत लिख दिया चीज़ों को कैसे करना है, आपने फायरवॉल कैसे लगाना है, आपने जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ द स्टार्ट आपने कैसे रेगुलेट करना है। पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। चाइना के अंदर आप देख लेना, चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता, वहाँ बैदू चलता है, वहाँ उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह व्हाट्सएप नहीं चलता, वहां पर वीचैट चलता है। वीचैट यानी उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने जो पाबंदे जो राइडर लगाया उन राइडर पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन यहाँ तौहीन मजहब के हवाले से आका दो जहां हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बातें देखें, और ये अगर आपके सामने है, यहाँ टिकटॉक भी ब्लॉक करना पड़ा पेशावर हाई कोर्ट को, हमने ये देखा। अब ये रूल्स बन चुके हैं। मैं पिछले काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह कहा था और ये रूल्स उस वक्त बने थे। रूल्स ये चैलेंज हो गए, फिर ये नए रूल्स बनाए और नए रूल्स जो अब हैं, जब ये फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। कोई कमेटी एक बनाई है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और उसके सामने हमें भी कहा जा रहा है, लेकिन हम बड़ा वाज़ेह तौर पर हैं कि नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। आपको आईनी और कानूनी रास्ता अपनाना है, इनको रोकना है, आर्टिकल 19 के तहत रेगुलेट करना है। दूसरा इशू है 10 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का। अप्रैल 13 को 11:30 बजे जस्टिस काजी फैसल की नज़रसानियों की दरख्वास्त, जो सिविल रिव्यू पटिशन मुख्तलिफ हैं
जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने, आबरसान मंटो ने, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और सिंध हाई कोर्ट बार ने और जस्टिस काजी फाइसा ने फ़ाइल की हैं, उन पर समाअत करनी है उन्होंने। 19 जून 2020 का फ़ैसला है, जब प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस था वो अबेड कर दी थी प्रोसीडिंग और शोकाज अबेड कर दिया था, क्वैश कर दिया था कि ये इरेगुलरिटीज़ हैं, टेक्निकल फ्लॉज हैं। लेकिन इफ्तिखार जस्टिस इफ्तिखार चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर उस डिक्टेटोरियल स्टाइल के अंदर रेफरेंस नहीं फाइल हुआ था और कहा था कि जितना भी मटेरियल है, मौका दिया था एक जस्टिस काजी फाइसा की फैमिली को, सरीना ईसा और उनको, कि FBI के सामने पेश होकर जस्टिफाई करें कि वो असासे आपके हैं, आपने ख़रीदे, आपके पास पैसा मौजूद था। इन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं किया, वो नोटिस आए, वहाँ मनी ट्रेल नहीं दे सके, डिटेल नहीं दे सके, तो 9.5 करोड़ के करीब ये सोर्स नहीं बता सके जो लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। और इरफान हाशमी से उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में प्रोग्राम कर चुके हैं आपने, और वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है। आज भी इरफान हाशमी ऑफिशियल पे आ जाकर आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं, जो डिटेल प्रॉपर्टीज़ की वर्थ और जो चीज़ें सारी बताई थी जाकर उन पर विजिट करने के बाद। नजरसानी की दरख्वास्त, अब नजरसानी पता नहीं किस चीज़ की करनी है। आइन का आर्टिकल 188 के तहत या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 देखा जाए, एरर अपीयरेंस ऑफ द फेस ऑफ रिकॉर्ड क्या है, वो फैसला अमल दरामद हो चुका है। FBR ने रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह तौर पर दे दी है और FBR की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चलेगी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले की कॉग्निजेंस लेके बाकायदा हेयरिंग के लिए बैठ चुका है। शोकाज अभी जारी, मेरा ख्याल है, मेरी इतला यही है कि शोकाज अभी जारी नहीं किया है। वो शोकाज जब जारी होगा तो उसके बाद आगे मामला देखे जाएंगे। पहले हेयरिंग एक रखी थी, जस्टिस वकार सेठ थे उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस में सेकंड नंबर पर आते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से हैं, अली अहमद शेख साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये हेयरिंग करती है और उसके हेयरिंग के लिए 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली अहमद शेख और अब जस्टिस अतर मिनल्लाह 14 अप्रैल के लिए, ये मैंने 13 की बात की है, 14 अप्रैल के लिए बाकायदा समाअत होगी। और उसमें बड़ी खबर ये है, इतला जो भी जो सोहेल खान है सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज़ अखबार के साथ, अपना वीलॉग भी करते हैं, मेरे साथ एक वीलॉग भी उन्होंने किया। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल रिक्यूज़ कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठने का। अब रिक्यूज़ करना नहीं चाहिए। पहले ही जस्टिस काजी फाइसा ने हर जज के ऊपर एतराज़ डाला। आपको पता है कि जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल हसन पहले हटे, फिर 10 मेंबर बेंच ने अगर फैसला दिया, 10 जजेस ये भी निकल जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेगा कौन? 10 ये निकल गए, दो जजेस जैसे सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल हसन हो गए, 12 हो गए। जस्टिस काजी फाइसा खुद नहीं बैठ सकते इस बेंच के दरमियान, तो 3 जजेस वो डालने, एक सीट खाली पड़ी हुई है तो 16 तो हो गए। फिर एक जज बचता है बुनियादी तौर के ऊपर और वो बचते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। वो सबसे जूनियर हैं। अब सबसे जूनियर आप एहतसाब करेगा सबसे सीनियर का। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर तो ऐसा नहीं है। अगर आपने मिसकंडक्ट या बाकी मामलात में अगर सरकारी अफसर हैं, आपने वो देखना है तो उसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है और उसके मुताबिक ये सारा कुछ होता है। ये हमारा मामला 14 के लिए, और 14 को अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं बैठते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नया मेंबर नॉमिनेट होगा और आइन के आर्टिकल 209 का सब आर्टिकल 3 के तहत जिस जज के ख़िलाफ़ हो रही हो तो वो तो बैठ नहीं सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास सीनियरिटी में जस्टिस काजी फाइसा हैं तो वो तो बैठ नहीं सकते। इनके बाद बारी आती जस्टिस मकबूल बाकर की, फिर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की। तो जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक उस बेंच का हिस्सा है जो रिव्यू सुन रहा है, जो नजरसानी की दरख्वास्त सुन रहा है। फिर वो नहीं बैठेंगे, फिर बाकी जजेस उसके बाद बारी आ जाएगी जस्टिस तारिक मसूद की, जस्टिस जाजुल हसन। मेरी नज़र के मुताबिक तो वो बैठ सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल रिक्यूज़ करते हैं तो वो बैठ सकते हैं। उन पर मेरा नहीं ख्याल है किसी तरह का कोई एतराज़ होना चाहिए या कोई इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उन्हें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए एसी की तरफ तवज्जो गई है कि एसी लगाया जाए। और अब आपके सामने जो बात रखनी है कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है, पहले आपको पता फैसला है नज़रसानी करना क्या है। पहले एतराज़ आ गया कि वही बेंच सुने। अब वो बेंच सुन तो सकता नहीं था ना, वो असूली तौर पर
मामला उस पर फैसला आया, जस्टिस उमर ताब इंदयाल साहब बेंच ने फैसला दिया, मामला भिजवा दिया चीफ जस्टिस के पास कि इख्तियार ही उनका है, स्वाबदी तो उनकी है, बेंच उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने, उन्होंने फिर 10 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसमें 3 मेंबर जो जिन्होंने डाइसेंट दिया वो भी साथ शामिल हो गए। फिर एक मुतफरक दरख्वास्त आ गई कि लाइव कवरेज देखनी है, लाइव कवरेज होनी चाहिए, और लाइव कवरेज के हवाले से आपने देख लिया कि लाइव कवरेज का क्या चाहते थे जस्टिस काजी फाइज ईसा। वो लाइव कवरेज आर्गूमेंट उन्होंने जो कुछ दिए, बड़े लोगों के एतराज़ हैं, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, जो कुछ भी हो रहा है जिस तरह के आर्गूमेंट किए उसका लाइव कवरेज से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, दूर तक ऐसे आपसे एसेट की डिटेल पूछी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी पूछी जा रही है, जो तफसीली फैसला आया, जो शॉर्ट ऑर्डर आया, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की मैंने मुतलका पहले भी आपके सामने पढ़ के बताया कि जजेस अकाउंटेबल है, जजेस पब्लिक सर्वेंट है, ये कहा आर्म फोर्सेज के हवाले से बात की, सबके हवाले से बात हुई, और वो ट्रेल आप असासे आपने मान लिए, जस्टिस काजी फाइसा ने भी डिनाई नहीं किया, उन असासे को ओनरशिप मान ली सारी। अब उन ओनरशिप को अगर सामने रख कर देखें तो मामला तो अब चलना है ना, जुडिशल काउंसिल ने देखना है, जजेस कंडक्ट देखना है, तो जजेस कंडक्ट जो है ना, मिसकंडक्ट, अगर मिसाल के तौर पर ये जज ना होते, जस्टिस का ये मामला होता जैसे नवाज शरीफ का है तो नैब ने देखना था, नैब तो फिर 90 दिन का आपको पता फिजिकल रिमांड है, फिर जमानत गिरफ्तारी हो जाए, ज़मानत करानी पड़ती है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं ज़मानतों के अंदर। तो अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ये काम किया कि ये नैब के पास नहीं गया, ना एंटी करप्शन के पास गया, ये मामला सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे मंजूर मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं, नज़रसानी का भी, वैसे तो नज़रसानी में है क्या, बहस करनी हो, कितनी लंबी बहस होनी चाहिए सारे में, एरर बताएं। अगर आम आदमी होता नज़रसानी के हवाले से तो शायद इतना लंबा टाइम ना लगता, और नज़रसानी की दरख्वास्त में इतना वक्त तारीख में मैंने नहीं देख सका, शायद ऐसी नज़रसानी इस तरह की दरख्वास्तें हुई हों, इस तरह के मामला चले हों। आप लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएंगी चीज़ें। 13 की नज़रसानी की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, 14 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बैठना है। जी, अगला जो इशू जिस पर बात करनी है वो जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन दर्द सर बना हुआ है, नहीं इमरान खान के लिए मैं नहीं समझता वो दर्द सर बना हुआ है। बुनियादी तौर पर क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या पंजाब की गवर्नमेंट जमा गिराकर खुद वजीर आला बनेंगे? वो तो नाअहल हुए हैं, MNA या MP तो है नहीं, वो कहां से बन जाएंगे वजीर आला? तो ये ज़हन में रख लें क्लियर। या वो क्या करेंगे, जो भी पंजाब में एक महाज बना देंगे, अच्छा महाज बन गया, फिर भाई इमरान खान की अगर गवर्नमेंट को गिराना है तो आपको PTI के साथ, PTI वही है जिसे 2015 में जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कराया था, ये आपने देख चुके हैं, आपने डिस्क्वालीफाई कराया था। रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं मैं आपको, हकायक बता रहा हूं जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। और जहांगीर तरीन हमेशा एहतसाब की बात करते रहे और उन्होंने कहा एहतसाब का अमल जारी रहे, लेकिन अब वो कहते हैं कि एहतसाब का अमल मुझे शहबाज शरीफ के साथ लाके खड़ा कर दिया। नहीं, नैब की इंक्वायरी नहीं कर रहा इस पर, मैं तो कह चुका हूं कि ये नैब को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए सारे मामले में, ये नैब का इख्तियार था। मनी लॉन्ड्रिंग भी नैब ऑलरेडी कर नहीं था तो ये भी कर सकता था। ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में जो FIA के जिम्मे डाल दिया, FIA के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, बड़ी कमजोर FIR की हैं, और फिर जमानतें जमूनते होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहांगीर तरीन गिरफ्तारियों से बचना चाहते हैं, मैं तफसील में आगे बताता हूँ, आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ। और जहांगीर तरीन क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट को सियासत करेंगे PMLN के साथ जाके? वो कभी नहीं करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जहांगीर तरीन जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करें। वो कारोबारी आदमी, और कारोबारी आदमी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत मैंने नहीं करते देखा हुआ। और वो क्यों करे, उन्हें पता है कि इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से बचना चाहते हैं, और ये रिकॉर्ड की बात है। आपको एक और ख़बर दे दें, जहांगीर तरीन का त्यारा इस्तेमाल जब इलेक्शन हो रहे थे यूसुफ रज़ा ने, और जहांगीर तरीन की माजरत के साथ, यार वो त्यारा तो वही था, वो शुगर मिल का त्यारा है, वो शुगर मिल जो ग्रुप है उनका त्यारा है, और मखदूम अहमद महमूद साहब है, उनका अपना भी त्यारा है, प्राइवेट त्यारा है। मैं भी सफ़र करता रहा हूँ, बड़ा सफ़र किया मैंने, चौधरी के जहाज़ में सफ़र किया है, मलिक रियासत के जहाज़ में सफ़र किया, इकबाल ज़ैड के जहाज़ में काफ़ी दफ़ा मैंने सफ़र किया है प्राइवेट जेट के अंदर। कोई अनहोनी बात नहीं, वैसे बड़ी बात लगती है लेकिन छोटी सी बात है। तो आपके सामने, और अब सवाल है कि जहांगीर तरीन क्या करेंगे या ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या जहांगीर तरीन इमरान खान का दुश्मन हो गए या इमरान खान जहांगीर तरीन का दुश्मन हो गया? ATM मशहूर था, ये जब गए तो सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने कहा ATM भाग गया, निकाल दिया मुल्क से बाहर। वो जहांगीर तरीन आ गया मुल्क के अंदर,
और ले आओ नवाज शरीफ को भी ले आओ इस मुल्क के अंदर, उसको भी एहतसाब के दायरे में खड़ा कर दो। वो बेवकूफ़ बना के गया हुआ है बीमारी का बहाना बनाकर, और क्या कर रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जहांगीर तरीन ने, देखें आप, बड़ी सिंपल सी बात है, इन्हें इशाइया दिया, इशाइये में नाम जो है सारे मैं आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूँ। वो नाम सारे जो बाकायदा शिरकत की MNA थे 6, राजा रियाज, ख्वाजा शहराज, सैयद समीउल्लाह गिलानी, रियाज मज़र, मुबीन आलम अनवर, जावेद वड़ाइश, फिर MPA या मुशीर वगैरह या वज़ीर वगैरह, मलिक नौमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, अब्दुल हई दस्ती, जिन्होंने बाकायदा आकर तशरीफ प्रोग्राम में बात की, फैसल याद, अमीर मोहम्मद खान, रफाकत गिलानी, खुरम लगारी, असलम बरवाना, नज़ीर चौहान, आसम मजीद, बिलाल वड़ाइच, उमर आफ्ताब ढिल्लू, ताहिर रंधावा, जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच, अमीन चौधरी, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल सांगा और सलमान नईम, ये वो लोग हैं। देखिए, अब इमरान खान की नेशनल असम्बली के अंदर बड़ी थिन मेजॉरिटी है, तो अगर चाहें तो वो हुकूमत गिरा सकते हैं। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ये याद रखिएगा, ये वही लोग हैं 30 के करीब। मैं आपको पहले बताता चलूँ, जो इमरान खान, जो नवाज शरीफ का, मरीम नवाज ने कहा था यूसुफ गिलानी के सेनेट के इलेक्शन में कि यहाँ नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं, तो नवाज शरीफ तो क्लेम कर चुके हैं कि 28 से 30 लोग जो है ना उन्होंने तोड़ लिए हैं टिकटों के। जरदारी साहब भी क्लेम कर चुके हैं। तो ये कोई अनोखी अनहोनी चीज़ नहीं है। अब क्या करना चाहेंगे, इंप्रेशन तो दे दिया ना तरीन ने, तो वो कुर्सी जो इमरान वज़ीर की कुर्सी बड़ी मजबूत कुर्सी है, उसके एक टांग के साथ कुल्हाड़ी लेकर बैठे हैं और काट रहे हैं। गिरा भी सकते हैं, लेकिन वो गिराएंगे नहीं। और ये उन्होंने कह दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं, उस मौक़िफ़ के साथ है, PTI के साथ हैं, और जो कुछ वो हो रहा है वो इमरान खान नहीं करवा रहा। और वो शिद्दत से कह रहे हैं कि इमरान खान रोक क्यों नहीं रहा इस सारे मामले। इमरान खान क्यों रोकेगा इस सारे मामले को? इमरान खान तो एहतसाब की बात कर रहा है, बराबरी की बात कर रहा है, और ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि गिरफ्तार ना हो जाए, और गिरफ्तारी वो नहीं देना चाहते। अकाउंट्स उनके मुजमत हो चुके हैं, डॉलर, पाउंड, लोकल ग्राउंड, अली तरीन के भी अकाउंट हो चुके हुए हैं। ये सारा हमने देख लिया है। और जो असेसमेंट हैं, जो ये लोग हैं, इनसे किसी एक दो से बात अगर हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जहांगीर तरीन गिरफ्तारी नहीं देगा। हालांकि बेल का बड़ा अच्छा केस बनता है, जुरिसडिक्शन का अलहदा इशू है अपनी जगह पर, सेशन कोर्ट भी गए हुए हैं वो, और वो बैंकिंग कोर्ट भी गए हुए हैं। अब इख्तियार किसके पास आएगा, ये फैसला होना है। FIA के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार मेरी ज़ाती राय के मुताबिक स्पेशल कोर्ट नॉमिनेट करने हैं, और वो शायद सेशन कोर्ट हो, तो वो सेशन कोर्ट भी चले गए हुए हैं इस हवाले से। और वो गिरफ्तार किसी ने दे रहे, पैगाम वो ये देना चाहते हैं। बाकायदा उन लोगों ने ख़त लिखा है इमरान खान को, ये नहीं लोगों ने, और राजा रियाज ने आके बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इमरान खान को कोई गिराना नहीं चाहते, ना हमको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जाए। और यकीनन ये मुलाकात इमरान खान साहब इन सब की हो जाएगी। और जहांगीर तरीन ने अभी तक जितना भी काम किया वो शो आवाज़ से ये कर रहे हैं, इशाइये पे बुलाना, लोगों को इकट्ठा करना, फिर बाकायदा उस वीडियो को जारी करना अपने सोशल मीडिया के साथ, फिर बैंकिंग कोड के अंदर उनको लेके आना, फिर FIA के दफ्तर ही सब लोग, क्या ज़रूरत पड़ी है? यही तो फ़र्क था इमरान खान में और PTI की सियासत के अंदर, कि PTI आपका देख रहा है अलीम खान के साथ या सिप्तान के साथ कितने लोग गए, कितने के MNA MP इस तरह जाते रहे हैं, वो अकेले ही किए हैं, उन्होंने अकेले ही एंटी करप्शन के नैब के इदारों को भुगता। तो जहांगीर तरीन को डरना नहीं चाहिए। जहांगीर तरीन किस बात से डर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? और शाही के बाद कहा जा रहा है कि 50 के करीब तादाद हो सकती है, और ये किस हद तक जाएंगे ये फैसला अब करना है। जहांगीर तरीन का ताल्लुक एक पॉलिटिकल ख़ानदान से नहीं था, उनकी बीवी के साथ ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से। सबसे पहले 2002 में वो काफ लीग के पर मुंतखब हुए टिकट पर, फिर 2008 में फंक्शनल लीग में मुंतखब हुए आपके सामने, 2011 में गालिबन सितंबर में उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते जो एहतसाब की बात करे, ये चाहते थे वो चाहते थे। और 2013 का वो इलेक्शन हार गए थे सदीक बलोच से, आपको याद होगा। 2015 में इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया नून लीग ने। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो जहांगीर तरीन क्या अपना वो बयानिया तोड़ देंगे? एतराज़ रहा होगा उन्हें आज़म खान के ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर एतराज़ है कि ये ख़बरें, लेकिन इसमें आपके सामने बता चुका हूँ, खुसरो बख्तियार आपके सामने लिस्ट भी पहले शेयर कर चुका हूँ। दिन इनके लिए बुरे हैं। जहांगीर को हिम्मत से फेस करना चाहिए। ये इंप्रेशन अच्छा नहीं दे रहे वो,
ये शो करके ना कि मेरे साथ ये स्ट्रेंथ है, ये तो आप पीडीएम के तहरीक को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि पीडीएम अगर मर गई है तो आप उसको जिंदा जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा पॉलिटिकल डायरीज शो के। अस्सलाम वालेकुम।